चलो फिर कहाँ तक आए थे? हाँ, आइसोमर्स कंप्लीट किए थे हम लोगों ने, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट आप लोगों को आता है, ओके, दैट इज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। ओके, सो स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेजिनरी रिएक्शन बनाते हैं हम लोग। ओके, सो सबसे पहले ये समझ लो, एकदम शांति हमें। सो सबसे पहले ये समझ लो कि स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? किसके ऊपर डिपेंड है? इंटरैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगैंड, बस इसके ऊपर ही स्टेबिलिटी पूरी की पूरी डिपेंड है। ओके, समझ में आया? राइट। अब यहाँ पे एक हम लोग इमेजिनरी, अगर आवाज़ आया अब मुझे तो देखो एकदम शांत, ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल मत दो, पर सिर्फ शांति रखो। ओके, सो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी रिएक्शन देखते हैं। ओके, सो एक मेटल आयन मैंने लिया, ओके, उसके ऊपर एक फॉर एग्जांपल चार्ज है, राइट? उसके साथ देर आर नंबर ऑफ लिगेंड्स, राइट? उसके ऊपर एक चार्ज है, राइट? सो हमें पता है लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन को डोनेट करते हैं, राइट? और यहाँ पे बन जाता है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, और वो कैसे बनता है? मेटल लिगेंड का बॉन्ड, लिगेंड जितने भी होंगे उतने, ठीक है, और इसका जो चार्ज होगा या उसकी जो स्टेट होगी वो क्या होगी? कोऑर्डिनेशन, जो आयन यहाँ पे होता है वो क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों का वो क्या होगा? तो एक कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह का आप लोगों को यूनियन दिखाई देगा। ये इमेजिनरी रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे ली है। सो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। सो उसका यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट लेते हैं K, राइट? सो एक यहाँ पे बहुत बार हमने ये ऐसी रिएक्शन लिखी है, तो एक बार फिर से लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। ठीक है, सो ये जो रेशो है ये बताएगा, ये रेशो कितना आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ये आपको दिखाएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल है। सो सिंपल कि हायर द वैल्यू ऑफ K, ठीक है, K की वैल्यू ज़्यादा है तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की वो भी ज़्यादा ही होगी, और अगर K की वैल्यू कम होगी तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है आपके कॉम्प्लेक्स की वो कम होनी है, राइट? सो आपका अल्टीमेट एम क्या चाहिए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद? कि मेरी K की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक कन्फर्मेटरी क्या है? तो मेजर है आपका, राइट? सो यहाँ पे इसका आप लोगों को एक एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल सिर्फ ध्यान में रखना, हर एक टाइप का एक एक एग्जाम्पल तो आपको आना चाहिए, राइट? सो वो रिएक्शंस देखो, पहली गोल्ड की है, दूसरी कॉपर की, तीसरी कोबाल्ट की। तीनों में से हाई वैल्यू किसकी है? कोबाल्ट की दिखाई दे रही है, कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। दैट मीन्स इट इज़ वेरी स्टेबल। ओके, समझ में आया? सो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है और कौन सा नहीं। एंड स्टेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? स्टेबल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, दैट मीन्स थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ठीक है, सो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों में से दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना, और उसकी स्टेबिलिटी K की जो वैल्यू है ये आपको सिर्फ थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। नियर वैल्यूज़ लो, जैसे अब देखो ये जो वैल्यू है 5.5 एंड 5, मतलब ऊपर और नीचे,
गोल्ड का है और एक नीचे को सिल्वर का है और नीचे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। देखो फर्स्ट एंड थर्ड, वो इजी है लर्न करने के लिए, तो वो ध्यान में रखना, ठीक है। इंडिविजुअल आंसर्स आप लोग रेडी इस तरह से कर सकते हो, राइट। सो अब स्टेबिलिटी जो है इस पे अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट। इस पे अगर नोट आती है तो ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है। अफेक्टिंग फैक्टर्स आर देयर, उसमें से 2 फैक्टर है, ओके। एक है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो, ये बताएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। एंड सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ योर लिगैंड्स, ठीक है। सो नेचर ऑफ लिगैंड्स, राइट। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स विच विल टेल यू, ओके, योर कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल और नॉट, ओके। अब यहाँ पे एक ऑर्डर है, राइट। ये ऑर्डर देखो एक बार, कॉपर, ठीक है, ये बड़ा है, देन निकेल, उससे ये बड़ा है, उससे छोटा है कोबाल्ट। फिर ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, आयरन, मैंगनीज, ओके, एंड देन लास्ट में है कैडमियम। सबके ऊपर चार्ज है 2+, सबके ऊपर 2+ चार्ज है, राइट। और ये है आपकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर। कैडमियम सबसे कम स्टेबल है और कॉपर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एकदम स्टेबल है और एक एकदम कम स्टेबल है। तो कॉपर कैडमियम का जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इस ऑर्डर को इरविंग विलियम्स ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। MCQ का क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ नोन एज इरविंग विलियम ऑर्डर, ओके। दिस इज नोन एज इरविंग विलियम ऑर्डर, राइट। सो कॉपर जो है वो एकदम स्टेबल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, कैडमियम एकदम लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, पर दोनों का यूनियन अच्छा होता है, राइट, ठीक है। सो इस तरह से चार्ज टू साइज रेशो, हाँ, इनकी साइज भी मैटर करेगी, ओके। कॉपर की जो साइज है वो 16, मतलब रेडियस जो है उसका एटॉमिक रेडियस वो 69 पिकोमीटर का है, ठीक है। और कैडमियम का कितना है, 97, ओके। तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, पर वो चार्ज जो है इन ऑर्डर टू दैट वो कैपेबल नहीं है उतनी साइज को बियर करने के लिए, इसलिए कॉपर की साइज कम है, वैसे रेडियस कम है, पर फिर भी वो स्टेबल है, राइट। समझ में आया। देन नेचर ऑफ लिगैंड, कि हाउ इजीली दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ईज इन द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं, ओके, ये भी मैटर करेगा। तो ये लिगैंड के नेचर के ऊपर होता है, राइट। सो दीज 2 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारा काम किस पे डिपेंड होता है, बॉन्डिंग के नेचर पे। सो देयर आर 2 थियरीज विच विल टेल यू कि हाउ इज़ द बॉन्डिंग पैटर्न इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उसमें से एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थियरी। उसमें से जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है ये आपको अभी नहीं है, ये रेडियस सिलेबस में गई है, ठीक है। तो दूसरी है दैट इज़ VBT, इसे शॉर्टकट में उसे बोलते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पर अभी आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग इसके कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसको ऑप्शन में रखते हैं, ओके। पर इसको पूरा ऑप्शन में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ओके। सो फटाफट पेंसिल लो हाथ में, ओके, और अंडरलाइन करते जाओ जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वो, राइट। चलो, और उसमें से जो पॉइंट जितने मैं बताती हूँ उतने ध्यान में रखना, बाकी का आप लोगों ने अगर कर दिया ओमिट तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे VBT एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। ये जो VBT है ये क्या बताता है, ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप लोगों को बताता है, ओके। सो देयर आर स्टेप्स। सो ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द वैलेंस बॉन्ड थियरी। ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आंसर लिखोगे, ये लिखोगे जो अभी मैं बता रही हूँ, ओके।
सो यहाँ पे मेटल आयंस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। चलो वैकेंट डी ऑर्बिटल को अंडरलाइन करके रखो और माइंड में 4 बार बोलो, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद लिगैंड। ये आप लोग इमेजिनरी लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल, एस एंड पी। चलो डी एस पी, डीएसपी ध्यान में रहेगा सबको, ठीक है, डीएसपी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, ओके। सो कोऑर्डिनेशन नंबर अब सबको पता है क्या है, तो एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे फिर से लिखनी है। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे ध्यान में रखना, ओके। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, कितने होने हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इतना ध्यान में रखना, ओके। हो गया, शॉर्ट में बताया मैंने आप लोगों को ये, ओके। चलो नेक्स्ट, सो यहाँ पे मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है, पर वो कैसे तैयार होता है कि देयर इज अ ओवरलैप, देयर इज एन ओवरलैप, कैसे, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। सो आपके मेटल के पास यहाँ पे क्या है, 2 टाइप है ना, एक है मेटल, एक है लिगैंड, ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप होता है दिस इज द कॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो ओवरलैप है ये एक्चुअली क्या करता है, इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा डिफाइन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगैंड, और इसका रीज़न ये है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसके पास फील्ड है, तो इनका ओवरलैप मतलब क्या तैयार हो गया, बॉन्ड तैयार हो गया। इजी है, ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे तैयार होंगे, दे आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड, ठीक है, बस ये इजी पॉइंट है, ये ओमिट किया तो भी चलेगा, ठीक है, पर फिर भी अंडरलाइन करके रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये कैसे तैयार होंगे, दे आर यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड, बस ये हम सबको पता है, हम एरो से दिखाते हैं ना वैसे, ओके। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, सो देयर आर कॉम्प्लेक्सेस, ओके, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन पैटर्न एज आउटर ऑर्बिटल एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो 2 टाइप के ऑर्बिटल्स है आपके पास डिपेंडिंग अपॉन दी ओवरलैप, एक होता है n-1 d एंड दूसरा होता है nd, राइट, ये सबको पता है, अब ये हमने सीखा है बहुत बार, 11th में था, 12th में भी गया है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, n-1 d कहा तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया, nd कहा तो वो क्या हो गया, इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब कितने ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में डिपेंडिंग अपॉन दैट, ओके। सो नहीं, उल्टा कहा हमने, ये आउटर है ये इनर है, ठीक है। आउटर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें ये एनडी वाले होते हैं, यहाँ पे लिख के रखो, कन्फ्यूजन चाहिए नहीं हमें, ठीक है। सो ये हो गए आउटर कॉम्प्लेक्सेस, आउटर कॉम्प्लेक्सेस जब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार करेंगे तो वो एनडी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में ये ऑर्बिटल यूज होगी। एमसीक्यू का क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे सिंपल अंदर से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के लिए, ये पता होने चाहिए हमें, ओके। चलो फिर ये सारा स्टडी, ये स्टेप्स हो गए। हाँ, स्टेप्स अगर पूछे तो इतना ही लिख के आंसर फिनिश कर दो, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन पैटर्न जो है आपका, सो वो डिसाइड करेगा कि आपके कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक एग्जांपल इन लोगों ने दिया है, देखो कि D2sp3, ये भी क्वेश्चन आता है हाँ, कि अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
तो योर कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, योर कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। सो ये सारा एक देख के रखना कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, इन सब का एक एक ध्यान में रखना। तो इस तरह से आप लोग स्क्वायर प्लानर का बताओ मुझे क्या है, ठीक है, देन टेट्राहेड्रल का क्या है, ओके, ये यहाँ पे ये तैयार करके रखना, राइट। ये एमसीक्यू में आता है शॉर्ट नोट के लिए, शॉर्ट नोट नहीं पर वो वन लाइन सेंटेंस के आंसर है ना आपके, उसमें वो आता है, ठीक है। सो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक रूल दिया है, इन लोगों ने रूल्स दिए हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं कॉम्प्लेक्सेस के, राइट। तो उसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट करो, देन लो स्पिन है या हाई स्पिन है ये कैलकुलेट करो, ठीक है, ऐसे स्टेप दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा पर्सनली बताती हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना ये इतना मेजर पार्ट नहीं है, राइट, पर उसमें आपका टाइम जाता है एट द टाइम ऑफ पेपर, ओके। क्या होता है ना कि वो सोचते सोचते बहुत ज़्यादा आपका टाइम निकल जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन अगर आया ना तो इसको प्रेफरेंस मत दो, ठीक है, करके रखो स्टडीज़ का, पर इसको क्या, हाँ वही है, पर यहाँ पे एक लॉजिक ध्यान में रखना है कि अपने पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो वैकेंट होने वाले हैं, वो सिर्फ आपको फिल करने हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो ये फिल करने में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप लोग, पर अगर ऐसा हो सकता है इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो इसमें टाइम जाता है, ओके, और आप सोचते बैठते कि अरे ये कैसे करना है। तो अगर ऐसा सिचुएशन तैयार हो पेपर में तो ये जो क्वेश्चन है इसको प्रेफरेंस मत देना, ये मेरा एक ऐसा फ्री में एडवाइस है आपको, ठीक है, ओके। पर अगर आपको ऑर्बिटल्स बनाना, हाइब्रिडाइजेशन करना, इसकी प्रैक्टिस है तो फिर इसे प्रेफरेंस दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो फिर एक कॉम्प्लेक्स का मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, बाकी का आप लोग आराम से कर सकते हो, बट देर आर सर्टन पैटर्न्स दैट यू शुड रिमेंबर फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आपके कॉम्प्लेक्स में दो टाइप होते हैं, ओके, एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये स्पिनिंग आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग, ठीक है। सो लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट दे आर एप्लीकेबल टू ओनली, ये किसे एप्लीकेबल है, ऑर्बिटल्स जिसमें D4 से लेके D8 तक ही इन्वॉल्व है, इसमें ये हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस तैयार होते हैं। सो अब इमेजिन करो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन वाला है, तो एक की रूल बता देती हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आया। सो पहले क्या होगा, यहाँ पे लो स्पिन है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले होगा, ओके, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले होगा, एंड आफ्टर दैट, ओके, उसके बाद क्या होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है फिर पेयरिंग होता है, उल्टा काम होता है, हाई स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसे एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। और एक बात, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो योर कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, योर कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, राइट, ओके, हो गया। और अगर आपके पास 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, बाकी के पेड है, ओके, बट इफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड तो योर कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, योर कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान में रखना सिर्फ, बस बाकी कुछ ध्यान में मत रखो, राइट, ओके। अब यहाँ पे पेज नंबर 202 एंड 203 एक बार देखो, ओके। यहाँ पे उन लोगों ने आपको ना एग्जाम्पल बना के दिए हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर देयर, उसमें से आपको ये मैटर मिल जाएगा, कौन सा, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर क्या है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
ये आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको कहाँ पे यूज़ करना है, MCQs में, वन लाइन क्वेश्चन वगैरह जो कुछ भी है उसमें आपको ये सारा लॉजिक उसमें यूज़ करना है, राइट। ठीक है, अब एक बार एक कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक लेने वाली हूँ मैं, बाकी के आप लोग उससे कॉपी करके ले सकते हो, ठीक है। चलो फर्स्ट ही लेते हैं, दैट इज़ सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको कि वो कैसे भरा है। कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स, ओके, और टोटल ओवरऑल चार्ज है उसके पास 3+। सो रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले आइडेंटिफाई करो विच इज़ 3+, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, फिर उसका क्या हो गया, 3d6 4s0 4p0, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने की काबिलियत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, मतलब 4s में 2 बैठेंगे और 4p में कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे, राइट, ओके। अब देखो सो अमाइन लिगैंड्स कितने हैं, अब 6 है, वो कितने दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, राइट, 12 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन डोनेट। अब देखो आगे, ओके, सो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल्स जो है, वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स जो है वो कितने होने चाहिए, यहाँ पे 6 होने चाहिए ताकि वो 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके, राइट। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। आगे देखो, अब हमें लॉजिकली ये पता है कि आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, तो पहले क्या होगा, लो स्पिन है तो कहाँ गया लो स्पिन, पेयरिंग पहले होगा और फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। चलो फिर पेयरिंग पहले करते हैं। सो यहाँ पे पेयरिंग कैसा करेंगे कि डी ऑर्बिटल्स को पहले इलेक्ट्रॉन्स में इंटरनल पेयरिंग करने दो, राइट। इंटरनल पेयरिंग पहले क्या था, फिर 3d ऑर्बिटल्स जो आपकी थी पहले, हाँ। सो फॉर एग्जांपल इसमें एक एक जो आपके बॉक्सेस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करना सीखे हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या था, 1 2 3 4, ओके। सो इसमें ऐसा था पहले इसमें इंटरनल पेयरिंग कर लो। इंटरनल पेयरिंग कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे लाया हम लोगों ने, इसको यहाँ पे लाया, ये दोनों वैकेंट, ठीक है, इंटरनल पेयरिंग हो गया। अब करो हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद क्या होगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है वो कौन से है, कौन से अवेलेबल है, 3d, ओके, 4s एंड कौन से अवेलेबल है, 4p। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, ओके। अब क्या करेंगे कि अमाइन लिगैंड है वो 6 क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेंगे। कितने ऑर्बिटल्स वो करेंगे, 6, और 12 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दैट्स वाई n-1d ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाकी के भर दो फिर। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, ओवरऑल d2sp3, ठीक है, फुलफिल हो गया। और फिर यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। सो ये लॉजिक से आप लोग काम कर सकते हो। मेटल आयन है, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स का एक क्या होता है, तो सेपरेट एरिया है। सो सबका हाइब्रिडाइजेशन का पैटर्न भी नियर अबाउट सिमिलर है, पर अगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑक्टाहेड्रल है तो वो ऐसे फॉलो करेगा, राइट। स्क्वायर प्लेनर है तो उसका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन अलग है, टेट्राहेड्रल का अलग है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है ना, तो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल का एक एग्जाम्पल करके रखो बस। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, तो इसको एक थोड़ा सा आगे ढकल सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। पर ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने लिखी है ना, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रखनी है। डन, ओके, ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन करना आपको आता है, इलेक्ट्रॉन्स भरना आपको पहले से आता है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बाद में पूछना, ओके। जाए आगे। वो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग नेचर होता है, ठीक है। अब कैसे होता है कि जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको लो स्पिन दिखाते हैं, क्योंकि स्पिनिंग के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं है उनको, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन लो स्पिन है, कौन हाई स्पिन है, ठीक है। और दैट इज डिपेंडेबल अपॉन एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, ओके। सो ये वाला पैटर्न तो ध्यान में रखना पड़ेगा।
लो स्पिन और हाई स्पिन का, पहले पेयरिंग देन हाइब्रिडाइजेशन, और सेकंड केस पहले हाइब्रिडाइजेशन फिर पेयरिंग। ये देखो ना कहाँ पे गए, एक एग्जांपल है ना हाई स्पिन का आप लोगों के पास। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखो ना, बी टाइप देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है। वहाँ पे देखो, वहाँ पे पेयरिंग बाद में होगा, पेयरिंग पहले नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल वहाँ पे मिलती है उसको। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल सेकंड केस में यहाँ पे 4s 4p एंड 4d है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है उसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले पेयरिंग हुआ ही नहीं ना, जगह बची नहीं उसके लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, sp3d2, ओके, क्या sp3d2 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। सो ये पैटर्न सिर्फ ध्यान में रखना, बाकी का आप लोग इस पार्ट के लिए थोड़ा सा आगे कर सकते हो, ठीक है। पैरामैग्नेटिक ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक नेचर पे डिपेंड होता है। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर एक्चुअली कलर्ड वंस। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये थोड़े से वॉयलेट ब्लूइश रॉयल ब्लू ऐसे कलर के वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो पैरामैग्नेटिज्म इज एक्चुअली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप कॉम्प्लेक्स को जब रखते हो तो वो नेचर कैसा दिखाता है, ठीक है। सो उसका डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन कैसा होता है, सो इस पे डिपेंडेबल है ये क्वांटिटीज, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। सर्च करो इसे कि देयर आर एक्चुअली मैग्नेटिज्म के 4 प्रॉपर्टीज है। फिजिक्स में गया होगा ना आपको, हाँ, तो वहाँ पे बताया होगा कि जैसे डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में वो घूमता है, कैसा वो उसका टेंडेंसी बदलता है, इसके ऊपर होता है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक एक होता है, ठीक है। सो इस पर डिपेंडेबल ये क्वांटिटीज है। तो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म दिखाई देता है। सिर्फ एमसीक्यू में अगर पूछा तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड देन इट इज़ डायमैग्नेटिक नेचर, एक्टिविटी 0, कुछ एक्टिविटी उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, सो कुछ रिएक्टिविटी बचती है उसमें, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, ओके। सो देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये भी 2 मार्क के लिए छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। 2 मार्क के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बचते हैं कि जैसे इसने अभी पूछा कि लो स्पिन और हाई स्पिन यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे किया है, लॉजिकली ध्यान में रख सकते हैं क्या, नहीं, ये लर्न ही करना पड़ता है क्योंकि VBT डज नॉट एक्सप्लेन लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स आर लो स्पिन और एल्स इलेक्ट्रॉन्स आर हाई स्पिन, कैसे, ये VBT एक्सप्लेन नहीं करता, समझ में आया, ठीक है। देन उसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड नेचर जो है लिगैंड का वो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ये हमें लर्न ही करना पड़ता है। सो ये थियरी ये एक्सप्लेन नहीं करती, दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस थियरी। देन इसमें क्या है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बताता, ये हमें ऐसे लर्न करना पड़ता है, ठीक है। कलर कैसा होगा, कलर कैसे इम्पार्ट होगा वो पता नहीं चलता, ठीक है। देन स्ट्रक्चर जो हम प्रेडिक्ट करेंगे नॉट नेसेसरी, दे विल ऑलवेज मैच। कभी कभी थियोरेटिकल स्ट्रक्चर एंड एक्चुअली उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग ही होता है। सो ये इस थियरी में बहुत ड्रॉबैक्स हैं, ओके। सो यहाँ पे VBT को ओवरकम करने के लिए एक एडवांस थियरी यहाँ पे आई, दैट इज CFT, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, पर वो तुम लोगों को नहीं है, फुल फॉर्म याद रखो सिर्फ उसका, क्रिस्टल फील्ड थियरी का, ओके। सो इसमें जो इसके ड्रॉबैक्स हैं ना, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट क्रिस्टल फील्ड थियरी में ओवरकम किए गए। यहाँ पे स्पिन कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन से आपको पता चलता है, कलर के बारे में क्रिस्टल फील्ड थियरी आपको बताएगी, ओके, पर ये थियरी अब आपके सिलेबस में है नहीं, ओके। अब डायरेक्टली आओ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 4 एप्लीकेशन है सिर्फ, इन बायोलॉजी, इन मेडिसिन, इन टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 4 एग्जाम्पल है, पूरा थियरी है, एक बार रीड करो एप्लीकेशन, ओके। एक बार सारे लोग एप्लीकेशंस रीड करो। चलो, सो एप्लीकेशंस में एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ नेचर में होता है या सिर्फ लैब में होता है ऐसा नहीं है। आपका क्लोरोफिल है, आपका हीमोग्लोबिन है, दे आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सेंट्रली उनके मेटल है, MCQ वाला क्वेश्चन फिर से, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल है सेंट्रली, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, राइट, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है।
सो हमारे बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते ही है, बट एल्स देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। जैसे वाटर का अभी बता दिया, वाटर में क्या होता है, वाटर में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर बहता है ना ऐसा। सो जब वो अर्थ पे उसका कांटेक्ट आता है ज़मीन पे, सो उसके जो आयंस है वो उसके में मिल जाते हैं वाटर में, राइट। सो वो हार्ड बन जाता है, वाटर हार्ड है, इसका मतलब उसका आयन कंटेंट ज़्यादा है। सो क्या किया जाता है, उसमें ऐसे काउंटर आयंस डाल के उसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाता है, एंड वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स ही चार्ज्ड बना तो प्रोसेस का कोई यूज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। इन द सेम वे बॉडी में भी हम लोग इसको कॉम्प्लेक्सेस एक तो रेडीमेड करा सकते हैं, रेडीमेड आप लोग सप्लाई कर सकते हो, नहीं तो काउंटर आयंस डाल के बनवा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉक्सिन्स है बॉडी में, ठीक है, तो टॉक्सिन्स के जो आयंस है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयंस डाले जाते हैं, राइट। सो क्या होता है कि देखो एक्टिविटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, राइट। पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज के लिए क्या करेगा, तो कोशिश करेगा। निगेटिव चार्जिंग वाला कोई कंपोनेंट है आपके पास, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जब दिखा तो उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो ये चार्जेस पहले रिमूव करो, तो ये काम कौन करेंगे, काउंटर आयंस करेंगे, राइट। एंड दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक आपके पास एक टेक्निक है, तो उसमें क्या किया जाता है, आपका जो मेटल है, फॉर एग्जांपल ये सिल्वर प्लेटिंग वगैरह सुना होगा ना आप लोगों ने, तो एक्चुअली सिल्वर अकेला सिल्वर नहीं डाला जाता, उसमें सिल्वर का कॉम्प्लेक्स डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, वो स्टेबल बन जाए, क्योंकि सिल्वर अकेला कुछ नहीं कर सकता, सिल्वर नोबल मेटल है, राइट, गोल्ड भी है। तो उसको क्या किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़े हैं कि उसके नैनो पार्टिकल्स को इम्पार्ट किया जाता है उस पर, ठीक है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स बना के ही एक्चुअली काम करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड्स में ये हमें काम करता है। मेडिसिन में EDTA का यूज़ है, वैसे तो EDTA खुद टॉक्सिन है, राइट। EDTA का एक्सपोजर हो गया तो इट विल लीड टू कार्सिनोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, कार्सिनोजेनिक मतलब क्या, इट विल कॉज कैंसर। पर फिर भी EDTA का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अगर प्रॉपर अमाउंट में आप लोग यूज़ करेंगे तो वो कैंसर पे क्या होता है, एक मेडिसिन तौर पे भी काम करता है, ठीक है। सो क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट, ओके, एंड मेथड इज इम्पॉर्टेंट, इन विच वे यू आर गोइंग टू यूज़ दैट, समझ में आया। सो एप्लीकेशन वाला पार्ट, इस पर भी नोट आती है। एप्लीकेशंस किसी भी लेसन में से मत छोड़ना, सारे के एप्लीकेशन करो, सारे, ठीक है, किसी को मत छोड़ना एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन का एक अलग से पार्ट वन का स्टडी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पेपर में एप्लीकेशंस आए तो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ईजी होता है क्योंकि, ठीक है। सो हियर वी कैन हैप्पीली डिक्लेयर दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फिनिश्ड। लेट्स स्टॉप हियर, 2 लेसन्स आर रिमेनिंग विच आर थियरी वंस, उसका भी एक मेथड आपको बताती हूँ, फास्ट करेंगे वो लेसन हम लोग, ओके, वी विल स्टॉप हियर।